अगला सवाल राशि सर मैं आपसे करूंगी। अगर इंडिया शब्द आज गुलामियत का प्रतीक है तो इन स्कीमों के नाम के स्लोगन किसने दिए? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, और भी बहुत सारे स्कीम है। और वो जो जिस जगह बोलते हैं, जिस मंच पर अपने मन की बात कहते हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो भी है। तो क्या लगता है, अगर इंडिया से इतनी नफरत है तो इंडिया शब्द हटा देना चाहिए ना हर जगह से? जी सर। सर ने एक बात कही सुष्मिता जी, बात वाकई वही है। एक शबाना अदीब है, उनका एक शेर है, वो कहती हैं कि तेरा लहजा बता रहा है कि तेरी दौलत नहीं नहीं है। लाइन का उसका मतलब है, तो कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े पद पर आप हैं, मणिपुर पे बोलने में आपको इतना समय लेते हैं, लेकिन जब बात आती है इंडिया की, यानी कि विपक्ष के गठबंधन की, तो आप इस प्रकार का बयान देते हैं। चलिए, ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि साहब खेलो इंडिया और स्किल इंडिया और मेड इन इंडिया, लेकिन आप इसरो से कैसे हटा देंगे इंडिया का शब्द? एम्स से कैसे हटा देंगे इंडिया का शब्द? और तमाम इंडियन इंस्टीट्यूट है, एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, कहां कहां से हटा देंगे आप? राहुल गांधी नो डाउट कुछ देर में निखरे। शुरुआत में जाहिर सी बात है, 30-32 साल के लड़के से आप क्या उम्मीद कर सकते थे? लेकिन उसके बावजूद जब वो जमीन पर उतरे, लोगों से मिले, जमीन पर गए, तो उन्होंने एक ऐसी चीज कर दिखाई जो ये जितनी भी इलेक्शन लड़ाने वाली कंपनीज होती है ना, जैसे कि बताया जा रहा था कि रशिया से आई गई है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। राहुल गांधी ने जब ये नाम सजेस्ट किया, मैं सोच ही रहा था कि अब ये क्या करेंगे, और हकीकत बात है देखिए उसी में फंसते चले गए। आज इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से मिला करके प्रधानमंत्री जी ने दो चीजें बताई हैं। एक चीज तो यह है कि वो जब विपक्ष पर हमला करने पर आ रहे हैं तो इस बात की उम्मीद नहीं रख रहे कि मुझे इंडिया का शब्द, आप कहते कि इंडिया गठबंधन ऐसा बोल देते, गठबंधन कह देते, लेकिन वो चूंकि उनकी गुगली में फंस गए। अब इंडियन मुजाहिदीन उनकी समझ में आया, लेकिन अपने द्वारा करे गए जितने भी उनके प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर इंडिया का शब्द है। तो ये तो चले खैर एक अलग बात है। बात ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, बात चल ये रही है कि एक प्रधानमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में कभी आते हैं, तो यहाँ एक सोतीगंज मोहल्ला है जहां पर गाड़ियां वगैरह कटती हैं, उसके बारे में बात करने लगते हैं। मैं था उस वाली उनकी सभा में, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी कितना बारीक लोगों से बारीक मसलों पर ध्यान देते हैं, लेकिन मणिपुर में इतने दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बोले, और यहाँ विपक्ष पे फौरन हमला करने लगे इंडिया को लेकर के। तो एक, मैं प्रधानमंत्री जी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन किसी भी पद पर अगर कोई आदमी है, उसे अपनी गरिमा का ख्याल ये रखना चाहिए कि मुझे किस वक्त बोलना है, किस वक्त खामोश रहना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। अब आप एक बात ये देखें, राजनीतिक जीवन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, या मैं राजीव गांधी को भी ले लूं या इंदिरा गांधी को भी ले लूं, मैं एक जगह तो कह दूंगा कि ऐसी बात निकली है, लेकिन इनके पूरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में सौम्यता दिखती है जब ये बोलते हैं। आप इंदिरा गांधी के पुराने यूट्यूब पर जाकर देखिए, उनके बात करने का अंदाज तो देखिए, किस अंदाज से बात करती हैं। उनके तालियां बजा करके बात करना, अजीब अजीब शब्द इस्तेमाल करना, नोटबंदी के दौरान उपहास उड़ाना, ये फिर जाकर के एक बार क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में गिरिराज जी आए थे मैम, एक शहर में, मैं था उस पीसी में, वही बिहार वाले जो हैं वो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने आकर के ये कहा कि राहुल गांधी ने देश की बड़ी बेइज्जती कराई है, हर जगह जहां जाते हैं इस तरह से कह देते। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर एक बात ये बताइए, देश को सपेरों का देश कहा किसने कहा है? इस बात पर वो उखड़ गए, कुछ जवाब दूसरा देने लगे। कहने का मतलब यह है कि आप जर्मनी में जाते हैं तब आप भारत को किस प्रकार से संबोधित करते हैं, आप कहीं और जापान जाते हैं जब आप किस प्रकार से संबोधित करते हैं। यानी कि आप इंडिया को, भारत को, भारत के रहने वाले लोगों को सिर्फ कुछ भी कह दें सब कुछ चलेगा। लेकिन एक तो हैरत की बात यह कि प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बावजूद अगर विपक्ष पे हमला किया तो उन्होंने इस वाले विपक्षी दल की इंडिया नाम को इंडियन मुजाहिदीन से मिला दिया। एक तो हैरत की बात यह कि प्रधानमंत्री पद का नेता ही काम कर रहा है। संबित पात्रा अगर इस काम को करता तो समझ में आ जाती बात, उसका स्तर क्या है क्या नहीं पूरी दुनिया जानती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जाने न अनजाने में, जैसे भी आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं देश के, आपको इंडिया का शब्द विपक्ष, आप विपक्ष कहिए, आपको कुछ भी कहना है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस नूरा कुश्ती में शामिल नहीं है, इस लड़ाई में शामिल नहीं है। वो क्या कहेंगे कि यार ये इंडिया दल जो है ये इंडियन मुजाहिदीन जैसा है,
गांव का आदमी बहुत अवेयर नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। आज भी कितने लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो जब पता चला है, अभी जब सर्वे हुआ था पीछे। तो आप इंडियन मुजाहिदीन कहने से आपका तमाम जितना मीडिया तंत्र है वो लग जाएगा। भविष्य में जब ये इंडिया के विपक्ष के लोग जाएंगे तो बहुत सारा जो कूड़ दिमाग है वो सोचेगा ये तो इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं। आप इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं। तो एक तो प्रधानमंत्री के पद से निकला, मुंह से निकला हुआ शब्द, और दूसरी हैरत की बात यह है, अभी आप विपक्ष के किसी नेता के मुंह से कुछ शब्द निकाल दें, उसको जब ये सत्ता पक्ष के लोग घेरेंगे, खाली वो नहीं घेरेंगे, भारत के अंदर एक ऐसा जोम्बी, एक मूर्खता के चक्रवात में आया हुआ एक ऐसा समूह है कि वो दरोगा बन जाएगा, वो लिपट जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, एक अच्छा खासा समूह है वो, जो वोट भी करता है, जो सड़कों पे आके उधमबाजी भी करता है, यात्राओं के अंदर हथियारों का प्रदर्शन भी करता है। प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर रहे हैं, उसको, उस पक्ष को हर चीज कबूल है। देश के अंदर अर्थशास्त्री हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो बताते बताते उनकी जबानें थक गई, उनकी गले की नसें मोटी हो गई कि ये नुकसान। वो कुछ लोग ऐसे भी जो विपक्षी दल के नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं ऐसे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने ये सोच लिया कि ये तो विपक्ष के जो है टूल का हिस्सा है। तो ये एक अजीबोगरीब जो बनाया गया है ना माहौल, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, खाली भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अंदर तो बहुत सारे वो, मैं अभी सुष्मिता जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं अभी थोड़े दिन पहले, अभी पार्क मेरे घर के पीछे है, मैं सुबह सुबह चला गया। देखिए कोई बुराई की बात नहीं, वहां पर एक जमाने से क्लासेस लगती हैं आरएसएस की, कभी ऐसा माहौल नहीं था, महिलाएं बैठती हैं वहां पर, व्यायाम करती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक नया माहौल ये पैदा हुआ है, मैं उसकी बुराई के अंदाज में नहीं कह रहा हूं आपसे। मैंने काफी दिन बाद गया तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ संगठन के, जिनको मैं जानता हूं, जो कभी गौरक्षा के ऊपर सड़कों पे आते हैं, वो सुबह ही सुबह निकल रहे हैं, 3-3 5-5 आदमियों का ग्रुप, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कोई बुराई नहीं है, मैं भी जय सिया राम कहता हूं जब मुझे वो कहते हैं, मुझे क्या दिक्कत है। पुरुषोत्तम भगवान के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम लेने में क्या एतराज है। लेकिन आप इस चीज को ये बताना चाहते हैं कि आप जो है जय हिंद को हटा देना चाहते हैं, आप जो है ना कोई मॉडर्नाइजेशन की बात करता है उसको हटा देना चाहते हैं, कौन से पाषाण युग में ले लेकर जाना चाहते हैं। एक मतलब हर जगह से काम हो रहा है। आप एनजीओ को ले लीजिए, कुछ संगठन ऐसे हैं जो सड़क पर उतर के काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं अपने टॉपिक पर आता हूं कि ये इंडिया को मिला देना, प्रधानमंत्री के पद के मुंह से ये जो व्यक्ति बैठा हुआ कहना, और फिर मणिपुर पे एक जमाने से आप चुप हैं। ये मतलब, अब मैं यूं कहने लगूं कि साहब ये इस गरिमा, इस पद की गरिमा के खिलाफ जा रहे हैं, या इनका स्टेटस क्या है, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा मैं अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा कहूं। बताइए कौन कह सकता है। नरेंद्र मोदी जी से हमारे मतभेद वैचारिक हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं। उनकी आवाज पूरी दुनिया में जाती है तो गोया कि मेरी और आपकी आवाज जाती है। आपको अपने शब्दों पे अटल बिहारी वाजपेयी का अनुसरण करके ऐसा कंट्रोल करना चाहिए, ये दिखाना चाहिए कि जब आपके मुंह से आवाज निकलती तो पूरी दुनिया देखती है। आप किसी राजनीति, किसी चुनाव के उस पर जाकर के बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं प्रधानमंत्री भी हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता के अलावा। तो ये शब्द कहां तक है, ये तो देश को समझने की जरूरत है। राशि सर, अगला सवाल आप ही से है कि अगर मुजरिम को मुजरिम ना समझ के उसको हिंदू मुस्लिम में बांट देंगे तो आने वाले समय में नफरत कितनी बढ़ेगी, इस पर क्या कहेंगे आप? सुष्मिता जी इसका जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन मैं सर की बात से 100% एग्री हूँ। वाकई इनके शब्दों में इनके मन की जो पूरी की पूरी पीड़ा है वो निकल कर आई। मुझे भी इन्होंने करेक्ट किया, बहुत अच्छी बात है, जाने अनजाने में उनसे अच्छा काम हो गया, जैसे सियाराम वाला, मैं बिल्कुल उसको करेक्ट इन्होंने किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब मैं अपनी बात पर आता हूँ कि जैसा भी कहा बेटियों के बारे में, मैं अभी ट्विटर पर देख रहा था, एक सभापति मिश्र है अखिलेश यादव ने उसको रिट्वीट भी किया। बताया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और अवकाश प्राप्त अध्यापक भी हैं। अब आप समझ लीजिए कि इंटेलेक्चुअल वर्ग से आते हैं। उन्होंने अभी, सुष्मिता जी आपके, मैं दिखाता हूं अगर शायद नजर आ जाए, ये चंद्रचूड़ साहब हैं। हाँ, ये मैं और भी इनके आज साथ सुबह 2 देखा। बच्चे हैं दिव्यांग। ठीक है, इनके बारे में लिखते हैं ये कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान, पहचानते तो होंगे। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि बताइए, चंद्रचूड़ साहब की पत्नी ने 2 बच्चियां जो दिव्यांग थी उनको गोद लेकर के पालकर पोसकर बड़ा किया।
और उनका जो है वो किसी भी बहुत बड़ी बात होती है, कुर्बानी की बात है। अब जब समाज का एक बड़ा वर्ग, सर कह रहे हैं 20% की कटौती है, होगी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो जमीन पर रहता हूं, मैं तो कुछ और ही देख रहा हूं, वो मैं बताऊंगा आपको। जब इस तरह का वर्ग, मैं मेरा जो अपना बना हुआ है एक चैनल का, जिसका मैं बेसिकली एक न्यूज चैनल से भी जुड़ा हुआ हूं, तो उसके ग्रुप में मेरा ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है डीएम, इतना बड़ा उसका हॉस्पिटल है मेरे शहर में कि उसको आप फोर्टिस के बराबर रख दीजिएगा। उसका मालिक मेरे ग्रुप में आके, जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर है, इतनी गंदगी बखेरता है सुष्मिता जी, स्वामी सर, कि मैं उसको पर्सनली कहा, मैंने कहा आप यहाँ पर सिर्फ इस तरह की बात कीजिए कि जिससे विदेश ना फैले। मुझे कहना पड़ा। अब ये अध्यापक जो हैं, 2 बच्चियों के बारे में ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब ने क्या कर दिया है साहब? चंद्रचूड़ साहब के बहुत सारे फैसले तो आपके भी पक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी के। अगर वो अभी चाहते तो महाराष्ट्र की सरकार कैसे रह जाती, बताइए आप हमें। लेकिन वो बिल्कुल संविधान के मुताबिक चल रहे हैं, जो जरूरत है साफ मना कर दिया उन्होंने। राहुल गांधी को क्लियर कह दिया उस बेंच ने, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, कि आपको भी रिलीफ नहीं देंगे। तारीख दे दी है उसके अंदर, कैवियट डाल दिया उन्होंने, बिल्कुल तरीके से चल रहे हैं। लेकिन अब चूंकि 2-4 फैसले ऐसे हो गए कि ईडी के डायरेक्टर को चेंज कर दिया है, या कह दिया है 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक उसका आखिरी काम होगा, इससे चंद्रचूड़ साहब की पर्सनैलिटी को ही डिफेम करने को तैयार अभी सत्ता पक्ष के जो संबंधित लोग हैं। अब इनकी बेटियों पे, अब आप अंदाजा कीजिए, आपने कहा ना सर ने कि मेरा भारत ऐसा नहीं था, मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं, देखिए पहली बार मेरे मुंह से कसम निकल गई, माफी चाहूंगा, मेरा भारत वाकई ऐसा नहीं था। स्वामी सर, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ हूं। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, ऋषि उसका नाम था। वो मुझे, एक अजरबैजान एक मुल्क है, बाकूस की यूनिवर्स वो है राजधानी, मैं वहीं पर था, मुझे मिल गया। आप यकीन मानिए, हम दोनों गले से लिख गए, चिपट गए, क्योंकि बचपन हम स्कूल में पढ़ते थे। अरे मैंने यहाँ कैसे क्या, मैं इस काम से, वो इंश्योरेंस कंपनी में था कहीं। तो मैं बोला यहाँ घूमना है, ये करना बड़ा। फेसबुक पर मैंने एक बार ये देखा, उसने लिखा जो प्रधानमंत्री जी के साथ एग्री नहीं करता, बुराई करता है, वो मेरे ग्रुप से बाहर चला जाए, फेसबुक की लिस्ट से बाहर चला जाए। तो मैंने मजाक में ये कह दिया कि मेरे साथ का पड़ा हुआ है, कि मुझे थोड़ी बोलेगा। मैंने कहा व्हाट अबाउट मी, मैंने मजाक में कह दिया। आप यकीन मानिए सुष्मिता जी, इस भारतीय जनता पार्टी ने या इस तरह की राजनीति ने मेरा दोस्त छीन लिया मुझसे, बोला बाहर चले जाओ आप भी। मेरा एक दोस्त है जो दिवंगत है इस समय, वो भी मेरे साथ पढ़ता था। इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे हम वहां पर पढ़ करके कभी जीवन में हमारे आया नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं 17 किलो, मैं आपसे पहले भी आपको उसमें बता चुका, 17 किलोमीटर की वैष्णो देवी की चढ़ाई मैंने अपने दोस्तों के साथ की। सांझी छत अध कुआरी, मैं वहां पर शेरावाली के गाने भी गा रहा था, ईशा की नमाज का वक्त हुआ, मैंने नमाज भी पढ़ी। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं 17 किलोमीटर की उस चढ़ाई में कहीं नमाज पढ़ दूंगा? अगर मैं नमाज पढ़ दूंगा तो मेरे कितने फोटो खिंच जाएंगे। आज तो ट्रेन में, बस में, स्टेशन पे मैं टोपी लगाते हुए घूमते हुए भी डरने लगता हूं। मैं एक मुस्लिम की तरह बात कर रहा हूं, उस समय पत्रकार नहीं हूं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। तो ये वाकई भारत वो नहीं रहा। लेकिन अब इसके बरअक्स बात बता दूं, सत्य हिंदी पर मैं था भी, वहां एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने यूं कहा कि ये जो हिंदी पट्टी है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हिंदी पट्टी में मैं भी आता हूं, इसको उन्होंने कहा ये गोबर पट्टी है। अब ये बताइए, इस हिंदी पट्टी में तो आप भी रहती हैं सुष्मिता जी, मैं भी रहता हूँ। यानी कि हमारी इस मानसिकता की वजह से, मध्य प्रदेश में एक दलित के मुंह पे पेशाब करने की वजह से, हमारी पट्टी को, जिसने संस्कृति, जिसने जबान, जिसने तलफ्फुज, जिसने उर्दू, जिसने अदब दिया है, हमें गोपर पट्टी कहा जा रहा है। वो क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि अभी आप, एक बहुत बड़ी यात्रा हुई है, नाम में लूंगा नहीं, उस यात्रा के अंदर देख लीजिए, मेरे पास फुटेज मौजूद है। जिस जिस शहर की मस्जिद के आगे से गुजरे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। अरे पाकिस्तान से मतलब क्या? पाकिस्तान से मतलब क्या किसी का? क्या मतलब किसी का? और जिनका मतलब होगा वो दोगले किस्म के व्यक्ति होंगे। हमारा क्या मतलब, या किसी और का क्या मतलब? आप जो है मुस्लिम इलाके में जाकर के आप जो है उकसाने की कोशिश करते हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं मस्जिद के सामने आ गया तो तेज डीजे कर दूंगा? वो महाराष्ट्र का विधायक मस्जिद के सामने जाके खुलेआम लाउड स्पीकर से बदतमीजी करता है। वो मथुरा में और हरिद्वार के अंदर, इधर पूरब में एक शहर है, उस वहां जाकर के जिसको जेल भेज दिया था, 2 दिन वापस आ गया था, बलात्कार करने की धमकी देता है। ये तमाम जो सिनेरियो बना हुआ है ना, इससे क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ा वर्ग, जैसे हम कह सकते हैं कि जो एलिट वर्ग है, जो नहीं चाहता इस काम की करना, मजबूरन उसको सामने कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है, वोट दे देता था, वो दुखी है।
लेकिन वो मजबूर यूं हो जाता है कि ये इन्होंने जब विपक्ष में कोई बस छोड़ी नहीं है तो जो खटारा इनकी बस है उसमें बैठना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें तो यहीं से पैदा होती हैं। अब अवेयर करना है समाज को। इनके पास एक ऐसा शस्त्र है, ये जो इनके हाथ आया है ना, ये वाकई 20-25 साल से चल रहा था। तो तैयारी तो इनकी बहुत पहले से थी, लेकिन ये वाला जो शस्त्र है ना, आप अर्थव्यवस्था का मुद्दा देश के सामने रख दीजिए, इस हिंदी पट्टी के सामने रख दीजिए, इनकी समझ में नहीं आएगा। आप कोई भी सभ्यता का रख दीजिए, किसी भी समाज का रख दीजिए, आइडियल समाज का रख दीजिए, आदिवासी के मुंह पे पेशाब करने का रख दीजिए, इनका मन नहीं पसीजेगा जो निर्भया के समय में पसीज जाता था। क्योंकि अब ये बता दिया है कि लड़ाई हमारी दरअसल किसी खास वर्ग से है और इसके अंदर जुड़ जाइए। लड़ाई नहीं बता रहे। अमित शाह जी जब कर्नाटक में जाकर यूं कह रहे हैं, अभी देश के गृह मंत्री, उससे 15 दिन पहले तो ये मुस्लिम काउंसिल से मिल रहे हैं। लगभग 200 लोग और 26 लोग उसके अंदर शामिल थे। तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े मौलाना शामिल थे और वो मौलाना निकल करके बोले अमित शाह के घर से कि ये वो अमित शाह ही नहीं है। उसमें हमारे एक मित्र भी थे, मिल्लत टाइम्स वाले, उन्होंने कहा ये वो अमित शाह ही नहीं है, उन्होंने तो सारे बेहतरीन बातें कही हैं। और हफ्ते भर बाद जाके कर्नाटक में बोल रहे हैं, याद रखिए बराबर में आसाम है, केरल है, सॉरी केरल में क्या है बताइए, केरल में क्या है? केरल के अंदर तरक्की है, केरल के अंदर कोरोना की मार्क सबसे कम पड़ी है, केरल के अंदर सिल्वर लाइन तुमसे पहले लाने की बात करते हैं वहां के विजयन साहब। केरल के अंदर जो है लिटरेसी रेट जबरदस्त है, बेरोजगारी से बहुत आगे निकल चुके वो लोग। ये है केरल का स्टेट। तो केरल से क्या मुकाबला करेंगे आप? पहले और दूसरे नंबर पे रहता है केरल। तो आप जब हमारे देश के गृह मंत्री 15 दिन पहले मौलानाओं के साथ बैठकर तो बात ये कह रहे हैं और 15 दिन बाद कर्नाटक के लोगों को डरा इस बात से रहेंगे बराबर में केरल है, तो आप जब अमित शाह के बारे में आप नहीं है श्योर, तो आप एक आम आदमी से क्या उम्मीद करेंगे? ये मंच पे जाकर के कैसे बन जाते हैं लोग, मैं इनके बारे में नाम नहीं ले रहा हूं। मंच पर जाकर अगर कोई नेता किसी भी जगह का भेड़िया बन जाता है और वो मंच से जाकर के किसी भी खास वर्ग को या किसी विशेष वर्ग को या किसी बहुसंख्यक वर्ग को भड़काने की बात करता है, तो उसकी जगह जेल होनी चाहिए। क्या चुनाव आयोग को छोड़ा इन्होंने? तो बहरहाल अपनी बात को घूम फिर के वहीं आ जाता हूं कि हिंदी पट्टी पे तो उनका कुछ बिगड़ा है नहीं। अभी बिहार के अंदर गठबंधन बना है, समझ में आ रही है, महाराष्ट्र में गठबंधन बना है, समझ में आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जहां तक बात आप करें, मध्य प्रदेश में भी कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। कर्नाटक की बात मैं आपको बता दूं, बहुत खुश हो रहे होंगे लोग कि कांग्रेस ने वहां पटकनी दे दी है। कांग्रेस ने पटकनी नहीं दी है। मैं अपने टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट की बात बताना जी जी चाहता हूं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट ज्यादा बढ़ा है। वो तो जेडीएस का वोट चूंकि कांग्रेस पर आ गया है इसलिए कांग्रेस वहां आ गई है, वरना भारतीय जनता पार्टी का वोट तो वहां बढ़ा है। एक बात। दूसरी बात यह है, वहां पर बोम्मई भ्रष्टाचार का मुद्दा उनकी समझ में आ गया था, मुस्लिम परसेंटेज है वहां कम, इसलिए उन लोगों ने वोट दे दिया। वरना मैं ममता बनर्जी की बात आपको बता देता हूं कि जब बंगाल में चुनाव हुआ है ना, 18-20 सीटें जीती है, उसके बाद कहा जा रहा मायावती ने धक्या के बाहर कर दिया है और बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी है। 30% तो है मुस्लिम, उसको अलग हटा दीजिए। 70% जो वहां पर नॉन मुस्लिम है ना, यानी कि बहुसंख्यक वर्ग हिंदू जो है, सारा टोटल सब मिला करके, उसमें से 55% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जमीन पे कितना जहर बन चुका है, चाहे उसके अंदर भद्र पुरुष हो बंगाल के, चाहे उत्तर प्रदेश का अंदर जो है ना गोबर पट्टी का बंदा हो, ये सब लोग इसके अंदर आ चुके हैं। अब ये तो लोकसभा में पता चल जाएगा, कुछ कमजोर हुए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये समझ लेना कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। वो सोच कमजोर नहीं हुई है जो 1920-25 से शुरू हुई थी ना शुद्धि की तहरीक, वो अब आके फल फूलने लगी है। सन 66 में गुमनामी की मौत मर गया सावरकर, आज उसको हीरो बनाया जा रहा है। बताइए वो एयरपोर्ट जो भी जिसकी छत उड़ी उसका नाम क्या रख दिया है बोलिए? क्या गांधी जी की हत्या में शामिल था? भले बाद में बरी हुआ, वो शामिल था नहीं, देश ने उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया था नहीं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गांधी जी के ठीक सामने सावरकर की तस्वीर लगाई जाती है, गोया के तस्वीर। आप अगर सावर की तरफ मुंह करते हैं तो आपको पीठ करनी पड़ेगी गांधी जी के सिद्धांतों के लिए, और गांधी जी की तरफ करते हैं तब आप जाके इनकार करते हैं सावरकर को। तो ये लंबी बात हो गई, मैं माफी चाहूंगा, सर बैठे हैं, मुझे इतना नहीं बोलना ठीक है चाहिए, ठीक बहुत तजुर्बेकार है। लोग हैं। तो बहरहाल मेरे मुंह से एक बात से बात निकलती चली गई। तो सर मेरा तो जरा सा ये आकलन है, मैंने आपके सामने रख दिया। जहर वाकई बहुत बुनियादों में डाल दिया गया है, लोगों को जोम्बी बना दिया गया है। हम तो जमीन पर जाते हैं। आज यकीन मानिए, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, प्लम्बर, फेरी वाला एक हिंदू एरिया के अंदर अपनी फेरी करते हुए डरता है। जो आपने कहा ना मेरे 60 बरस में, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से नहीं, दिल से एग्री करता हूं। मैं सर की बात को और भावनाओं को बिल्कुल दिल से कबूल करता हूं। सर वाकई बिल्कुल सच बात है, देश की मैनधुरी आप ही लोगों के हाथ में है और आप ही हरा सकते हैं और आप ही बदल सकते हैं।
लेकिन यकीन मानिएगा वो 77 का दौर, वो 75 का दौर नहीं है ये। वहां पर हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था। वहां पर जब छात्र आंदोलन चला और जेपी ने अपने हाथ में लिया कुछ शर्तों के साथ, तो उन्होंने कहा बिहार के मुख्यमंत्री जो मुस्लिम थे, गफूर साहब, मेरी लड़ाई इनसे नहीं है, दिल्ली में बैठी हुई गंगोत्री से है। तो उखाड़ फेंकी थी सरकार। निर्भया कांड तक मैं बता तो रहा हूं आपको कि पूरा देश एक साथ था। स्थिति अब वो नहीं है। आपने हिमाचल की बिल्कुल। बात कही, पहले मैं हिमाचल की बात बता दूं, मेरे पास डाटा है इत्तेफाक से, सर मैंने थोड़ा निकाल लिया है टाइमिंग का, वो। एक मिनट कासिफ की जी बात है थोड़ा बस, टाइम। एक ही हाँ मिनट हाँ। लगेगा बस सर। जी। हिमाचल के अंदर मैं बताऊं 43% वोट कांग्रेस को मिला, 40 सीटें आई थी। और मालूम है आपको 43.9 तो मिला था कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी को 43। इतनी ज्यादा एंटी कंपेंसी होने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला अगर वहां नहीं होता, सिर्फ पूरे प्रदेश में 37,000 वोट कांग्रेस को ज्यादा मिली है जो सरकार वहां बन गई है। सिर्फ 37,000। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर वहां नहीं होती, हर घर के अंदर वहां आर्मी के अंदर आदमी है, इस वाला ये लालच नहीं होता, वहां दोबारा से भारतीय जनता पार्टी आ जाती। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 37,000 वोट। ओल्ड मैसूर की जो आप बात सर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बड़ा वोट जो है ओल्ड मैसूर का, ज्यादातर जो वोट है ना वो कांग्रेस को गया। जनता दल जो हमारा जो पिछले जेडीएस का, सॉरी, इस वजह से वहां पर भी कम नहीं हुआ है। मैं बताना चाह रहा हूं कि 36 से 38 हो गया है कर्नाटक में। बंगाल का मैंने आपको बता दिया, हिमाचल का आपने जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं पूरे प्रदेश में 18 लाख वोट मिला है इसके कांग्रेस को, और 18 लाख कुछ वोट मिला, 18,52,000 मिला है कांग्रेस को, और 18 लाख कुछ करके जो है मिला भारतीय जनता पार्टी। तो इससे कौन सी हार समझ रहे हैं लोकसभा के अंदर? मैं बता रहा हूं ना, ये आप, और रही बात आप जैसे जो आवाज उठा रहे हैं ना सर, वो पहली बात मेरी नजर में तो गिनतियों पे है, मेरी नजर में। और जितने आप लोग हैं ना, यकीन मानिए, रवीश कुमार को रविशुद्दीन पांडे बना दिया गया है। आपको तो आपके यहां नहीं छोड़ा। आप लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं, एक संस्थान पहली बात तो बचा नहीं, और बचाया तो मालूम है कह रहा है, अरे ये तो यार, ये तो बीजेपी प्रो नहीं है, ये तो विपक्ष का टूल है, ये तो मुल्ला है। आप लोगों को क्या क्या नाम मिलते हैं आप, मगर आपका जिगरा है, आपको मैं सलाम करता हूं। वाकई ऐसी बरखिलाफ माहौल में आप बिल्कुल खड़े हैं, और आप कमजोरियों की बात करते हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन सर जमीनी स्थिति तो वही है। लेकिन आपके ख्याल को तो मैं सलाम करूंगा, सपोर्ट भी करूंगा, और दिल से उनसे दुआएं भी दूंगा कि ऊपर वाला आपकी उम्र में हमें ये कामयाबी भी दिखाए, और आपको हमारे सरों पे देर तक कायम रखे, और आप देखें फिर उसी भारत को जो आपने 60 साल में शुरू में देखा था। लेकिन स्थिति तो कुछ और है जमीन पे यहाँ पर।